बताइएगा भौतिक विज्ञान में। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी कितना मीटर है? हाँ सही है 33.2। हाँ 33.2 मीटर। हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा। ध्वनि का हॉल की दीवारों, छतों व फर्शों से बहुल परिवर्तन होता है। बहुल परिवर्तन के कारण ही ध्वनि स्रोत को एकदम बंद कर देने पर भी हॉल में ध्वनि एकदम से बंद नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक सुनाई देती है। अतः किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? हाँ अनुरणन। हाँ रिवाइब्रेशन कहलाता है। हाँ अनुरणन ठीक है। और वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है वह क्या कहलाता है? हाँ ठीक है अनुरणन काल कहलाता है, रिवाइब्रेशन टाइम। ठीक है अगला क्वेश्चन बताएगा। गणना द्वारा यह पाया गया कि यदि किसी हॉल में अनुरणन काल कितना सेकंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए जाने वाला भाषण के शब्द व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते। सही है 0.8 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा। व्याख्यान हॉल या सिनेमा हॉल में अनावश्यक अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारें कैसी बनाई जाती है? हाँ सही है खुरदरी बनाई जाती है, रफ। अगला क्वेश्चन बताएगा। बादलों का गर्जन किसका उदाहरण है? हाँ ठीक है अनुरणन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताइए। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में क्या कहते हैं? फिर से। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु के उस माध्यम में क्या कहते हैं? उसे मैक संख्या कहते हैं। हाँ मैक संख्या। मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। हाँ ध्वनि की चाल ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। वायु की चाल को किसमें मापा जाता है? मैक संख्या में। हाँ मैक संख्या में मापा जाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ क्या है? हाँ ठीक है पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। हाँ पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है ठीक है। यदि मैक संख्या का मान 2 है तो इसका अर्थ क्या है? हाँ इसका अर्थ है हाँ पिंड की चाल हाँ ध्वनि की चाल दोगुना है ठीक है। अगला क्वेश्चन है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल क्या कहलाती है? हाइपरसोनिक अति प्राध्वनिक। और यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो हाँ पिंड की चाल सुपरसोनिक यानी प्राध्वनिक कहलाती है ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को क्या कहते हैं? सही है उसे प्रघाती तरंग कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा। ध्वनि के अपवर्तन के क्या कारण है? क्या कारण? हाँ जो टकरा के आ जाता अपवर्तन। अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल अलग अलग होना। हाँ अलग अलग होना। ध्वनि के अपवर्तन के कुछ परिणाम हैं। दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत
के पास के क्षेत्र में ही सुनाई देता है, जबकि रात्रि में दूर दूर तक सुनाई देता है। तो ये ध्वनि के अपवर्तन के कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कंपन करने वाली वस्तु पर यदि कोई बाह्य आवर्त बल लगाया जाए जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने की चेष्टा करती है, किंतु शीघ्र ही वस्तु आरोपित बल की आवृत्ति से स्थिर आयाम के कंपन करने के बाध्य हो जाती है, तो बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु द्वारा उत्पन्न इस कंपन को क्या कहा जाता है? नहीं, इसे कहते हैं प्रणोदित कंपन। हाँ, प्रणोदित कंपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, है अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? बराबर। सही है, बराबर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि बाह्य आवर्त बल आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन क्या कहलाता है? हाँ, रेजोनेंस कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सन 1939 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही क्षतिग्रस्त हो गया था? सही है, टैकोमा पुल। ठीक है। हाँ, इसी कारण जो है पुल पर पार करते समय सैनिक की टुकड़ी कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर जो कदम मिलाकर के चलेंगे तो अनुनाद के कारण पुल टूट जाएगा। हाँ। अगला क्वेश्चन, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी माध्यम में पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण। हाँ, व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का व्यतिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, संपोषी व्यतिकरण। हाँ, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना मीटर की कोटि का होता है? 1 मीटर की कोटि का होता है। हाँ, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। जब 1 मीटर की कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? सही है, इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? हाँ, स्वरक। हाँ, स्वरक कहलाती है, टोन कहलाती है, टोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि उत्पादक का क्या कहलाती है? स्वर। ठीक है, नोट कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी स्वर में उपस्थित अधिक आवृत्ति वाले स्वरक को क्या कहते हैं? अधिस्वरक। हाँ, ओवरटोन कहते हैं उसको। किसी स्वर में उपस्थित अधिक आवृत्ति वाले स्वरक को अधिस्वरक कहते हैं, ओवरटोन। ठीक है।
जब अधिस्वरकों की आवृत्तियां मूल स्वरक की यथार्थ अपवर्त्य होती है तो ये किस नाम से पुकारी जाती है? सन्नादी। हाँ, सन्नादी के नाम से पुकारी जाती है, हार्मोनिक्स। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी पैदा होते हैं? बंद या खुला में बताना है, बंद या खुला? विषम होता है खुला वाला? नहीं, विषम सन्नादी बंद बंद आर्गन पाइप में पैदा होता है, और खुला आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी पैदा होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को क्या कहते हैं? टेम्परेचर, ताप कहते हैं उसको। हाँ, ताप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की ऊर्जा जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरण के समय की ऊर्जा क्या कहलाती है? उष्मा। हाँ, उष्मा कहलाती है, हीट कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, वस्तु का ताप किस पर निर्भर करता है? हाँ, हाँ, वस्तु का ताप जो है ना, वस्तु में उष्मा की मात्रा तथा वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ, उस वस्तु में कितना उष्मा है और उस वस्तु की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर करता है। जबकि किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है। बाद में किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? हाँ, ठीक है, डेवी। हाँ, डेवी। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है? सही है, जूल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूल ने बताया कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। हाँ, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगला है, यदि W कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा Q हो तो W बराबर क्या होगा? हाँ, W बराबर होगा JQ, है ना, J बराबर W/Q। ठीक है। जहां J का मान कितना जूल है? हाँ, ठीक है, 4186 जूल किलो कैलोरी या 4.186 जूल प्रति कैलोरी या 4.186 इंटू 10⁷ अर्ग प्रति कैलोरी। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितना किलो कैलोरी होगी? एक। हाँ, 1 किलो कैलोरी होगी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से वस्तु का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, आयतन ही बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। और सीजीएस मात्रक? कैलोरी। ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे कैलोरी कहते हैं। हाँ, कैलोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी कहते हैं। ठीक है। हाँ, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हाँ, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 0.24। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। हाँ, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। ठीक है। और 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। हाँ, 1 जूल बराबर। और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ, 4.186 जूल। ठीक है। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ, 4186 जूल, या 4.186 इंटू 10⁻³ जूल, या 1000 कैलोरी। ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा फिजिक्स में 25-26। बताएगा, भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? हाँ, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। वायु अंगार गैस में आयतनानुसार कितना भाग नाइट्रोजन और कितना भाग कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है? 2 भाग नाइट्रोजन। हाँ, सही है। ठीक है, 2 भाग नाइट्रोजन का और 1 भाग कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है। तेल गैस यानी ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? हाँ, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः क्या होती है? हाँ, मीथेन और इथेन, है ना। मीथेन कितना परसेंट होता है? 83%। और इथेन होता है 16%। हाँ, 16%। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसा ईंधन है? हाँ ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कोयला पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन है। कोयला को और क्या कहा जाता है? कोयला को जीवाश्म खनिज कोयला। हाँ खनिज कोयला। हाँ खनिज कोयला कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ सही है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है। अगला बताइएगा। कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था कौन होती है? सही है, पीट कोयला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है। संसार का अधिकांश कोयला किस किस्म का होता है? बिटुमिनस। ठीक है। कौन सा कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट। ठीक है। कोयले की अंतिम अवस्था कौन होती है? एंथ्रासाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कोयला को जलाने पर धुआं नहीं देता और काफी अच्छा उत्पन्न होता है? ठीक है, एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने के काम आता है? बिटुमिनस। ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हाँ ठीक है, कोक, अलकतरा और कोल गैस, है ना? कोक, अलकतरा और कोल गैस। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक, अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को कहते हैं कोयले का भंजक स्रवण। हाँ, भंजक स्रवण, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अगला क्वेश्चन बताएगा। पेट्रोलियम किस रंग का एक तैलीय द्रव है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है? हाँ, भूरे काले। हाँ, भूरे काले रंग की एक तैलीय द्रव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कच्चा पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शोधन किया जाता है? सही है, प्रभाजी आसवन। ठीक है। कच्चा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? हाँ ठीक है। पैराफिन, मोम, एस्फाल्ट, स्नेहक तेल, ईंधन तेल, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस इत्यादि सभी से प्राप्त होता है। हाँ, शुद्धतम रूप है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? हाँ, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है। पेट्रोलियम का मुख्य अवयव कौन होता है जो तेजी से जलकर ऊष्मा प्रदान करता है? हाँ, नॉर्मल और आइसोब्यूटेन। हाँ, नॉर्मल और आइसोब्यूटेन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाब बढ़ाने पर नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन आसानी से द्रवीभूत हो जाता है, अतः द्रव रूप में इसे सिलेंडरों में भरकर किस नाम से जलावन के लिए उपभोक्ता को दिया जाता है? ठीक है, सही है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है ईंधन का ऊष्मीय मान। हाँ, ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पन्न ऊष्मा को किन पदों में व्यक्त किया जाता है? हाँ, उत्पन्न जो फ्यूल के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसको किसमें व्यक्त करते हैं? उसे कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? हाँ, अधिक होना चाहिए। हाँ, जितना अधिक ऊष्मीय मान उसका अधिक होगा वह उतना ही अच्छा ईंधन होगा। ठीक है, बताएगा किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में सामान्यतः नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका भंडारण बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ, ठीक है, रॉकेट में किया जाता है प्रणोदक के रूप में। ठीक है, और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ठीक है, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, उसे दहन कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ठीक है, दहन एक कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण। हाँ, रासायनिक तो है ही, ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, और वे पदार्थ जो जलते हैं क्या कहलाते हैं? हाँ, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, जैसे कार्बन, गंधक, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, ये सभी है ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, और वे पदार्थ जो नहीं जलते हैं, हाँ ठीक है, अज्वलनशील या अदहनशील, जैसे हाँ, बालू, मिट्टी, ईटा, पत्थर सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें दहन का पोषक कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, तो ऑक्सीजन हो गया दहन का पोषक। ठीक है, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं, जैसे हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आग को बुझा देता है। हाँ, बुझा देता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी बुझा सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन क्रियाएं होती है? नहीं होती है। हाँ, सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए 3 शर्तें आवश्यक है, कौन कौन? दहन की क्रिया के लिए 3 शर्तें आवश्यक कौन कौन है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, है ना,
दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये तीनों रहेगा तभी दहन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो जलाएगा वो हाँ, और जो जलाने में मदद करेगा, हाँ, और जो स्वयं जलेगा, है ना, तीनों होना चाहिए तो पदार्थ जलेगा। ठीक है, दहन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होता है। हाँ, बहुत आसान है। हाँ, मंद दहन, द्रुत दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। हाँ, विस्फोट। ठीक है। बताइएगा, दहन की वह क्रिया जो बाहरी दाब या प्रहार के प्रभाव से होती है, क्या कहलाता है? विस्फोट। हाँ, विस्फोट। हाँ, जैसे हाँ, ठीक है। कम समय के लिए रहता है। हाँ, ठीक है। माचिस हो गया। हाँ, पटाखों का फूटना, बम का फूटना, ये सब है विस्फोट। विस्फोट, माचिस का जलना विस्फोट नहीं है, वो मन में है। हाँ, ठीक है। वो जो है ना, वो द्रुत दहन में आता है, जो जल्दी मतलब तुरंत जलता है, तुरंत बुता गया। हाँ, भी होगा। ठीक है। विस्फोट में पटाखा होगा क्योंकि वो प्रेशर से फटता है ना। द्रुत में भी हाँ, द्रुत में आ जाएगा। हाँ हाँ, द्रुत में आ जाएगा क्योंकि वो जल्दी होता है ना। ठीक है। अगला है दहन की वह क्रिया जो बहुत धीरे धीरे होती है, मंद। जैसे श्वसन। हाँ, श्वसन मंद दहन का अच्छा उदाहरण है। ठीक है। मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। जलने वाला है उसका। हाँ, तो वो दहन लेवल के ऊपर। यहाँ देखिए, सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती है, तो वो ऑक्सीकरण तो उसका हो रहा है। हाँ हाँ, ऑक्सीकरण तो होगा ना, हो रहा है ना। श्वसन, श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। दहन का 4 होता है। हाँ, जो मंद जलता है सर। हाँ, जो मंद जलता है तो जलेगा कैसे श्वसन? वही तो हम बोल रहे हैं। लॉजिक अलग है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? द्रुत दहन। हाँ, द्रुत दहन। जैसे पटाखों का फूटना और माचिस की तीली जलना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन को क्या कहते हैं? ठीक है, सही है, उसे प्रणोदक कहते हैं, प्रोपेलेंट्स। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रणोदक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? दर प्रणोदक। हाँ, दर और ठोस। हाँ, ठोस। हाँ, द्रव प्रणोदक और ठोस प्रणोदक। ठीक है। जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? हाँ, बायोगैस। हाँ, बायोगैस कहते हैं। ठीक है। और बायोगैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन होता है? 65%। सही है, 65%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकार्बनिक रसायन से किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई पदार्थों की ऐसी व्यवस्था जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले पदार्थ पुनः उपस्थित हों, क्या कहलाती है? आवर्ती व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण। हाँ, आवर्ती व्यवस्था या आवर्ती वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, जिसमें कौन कौन प्रमुख है? हाँ हाँ ठीक है, चलिए सुन लीजिए, वो तो आधुनिक हो जाएगा, पहले वाला है ना, पहले होगा लेकिन हाँ मेंडलिफ तो होगा ही, ठीक है। सुन लीजिए एक बार। प्राउट की परिकल्पना, डोबरेनर का तर्क सिद्धांत, डूमा की सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र, और मेंडलीव का आवर्त नियम, ये सब प्रमुख हैं, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण के इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के किस तथ्य को वर्गीकरण का आधार बनाया गया था? हाँ सही है, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में महान रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु भार, हाँ परमाणु भार के ही आवर्त फलन होते हैं। पहले वाला जितना भी था ना पुराना, सब परमाणु भार के आधार पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उदग्र तथा क्षैतिज दो प्रकार की कतारें हैं। उदग्र कतारों को क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है, और क्षैतिज कतारों को आवर्त, ठीक है। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? ठीक है, 9 वर्ग और 9 वर्ग और 7 आवर्त, ठीक है। मेंडलीफ के समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? हाँ 63 थी, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ गुण बताइए। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के कुछ गुण बताइए। हाँ गुण, हाँ तत्वों के अध्ययन में सुविधा, नए तत्वों की भविष्यवाणी, हाँ ये सब गुण। अनुसंधान कार्य में सहायता, संश्लेषणात्मक परमाणु भारों का संशोधन, तत्वों के यौगिक की प्रकृति की जानकारी और तत्वों की संयोजकता संबंधी निर्णय, ये सब गुण है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। जबकि दोष क्या है? हाँ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हाँ कहाँ रखे वो नहीं सेट कर पाया, ठीक है। और जो सेम गुण वाला जो मेटल का, जैसे Cu हो गया, Ag हो गया, Pb हो गया, इस सबको भिन्न भिन्न वर्ग में रखा गया, जबकि सेम रखना चाहिए, है ना, तो ये सब दोष है, ठीक है। और है आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं किया गया। आयोडीन, उसका भार था 126, हाँ टेलुरियम, हाँ टेलुरियम, हाँ आयोडीन की इतना है 126.92 और टेलुरियम की 127.61, जो कि आयोडीन, इसके बाद आयोडीन को रखा गया, जो कि गलत है। हाँ ये सब दोष है। आगे रसायन विज्ञान में पढ़िएगा, पेज नंबर 122-23। बायोलॉजी में बताइएगा। भूमिगत तने कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाँ स्तंभ कंद और प्रकंद, ठीक है, हाँ घन कंद और सल कंद, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, कचालू एवं जिमीकंद किसका उदाहरण है? ये है घन कंद। हाँ सही है, घन कंद का उदाहरण है। ठीक है, अगला है प्याज लहसुन किसका उदाहरण है? सलकंद का उदाहरण है। ठीक है, स्तंभ कंद किसमें पाया जाता है? आलू में। ठीक है, अगला है हल्दी अदरक केला फर्न, ये सब प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है, तब इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं? हाँ, अर्धवायवीय। हाँ, अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आध दो उदाहरण दीजिए। हाँ, दुबी घास। ठीक है, हाँ, मर्सिलिया। हाँ, जलकुंभी। हाँ, जलकुंभी। समुद्री शोक, समुद्री शोक, अरुई और पैसीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा और पिपरमिंट, पिपरमिंट। हाँ हाँ, फेमस है। पिपरमिंट ये अर्धवायवीय तना है, मतलब कि उसका तना जो है आधा अंदर और आधा बाहर ऊपर में रहता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, अर्धवायवीय तने का भी रूपांतरण होता है, किसमें किसमें रूपांतरण होता है? 4 गो है। हाँ, भूस्तरी। ठीक है, हाँ, भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। हाँ, ऊपरी भूस्तरी और भूस्तारिका और अंतः भूस्तरी, अंतः भूस्तरी। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी जो है किसका अच्छा उदाहरण है? जलकुंभी। हाँ, भूस्तारिका। सही है, भूस्तारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरुई तथा पैसीफ्लोरा में किस प्रकार का अर्धवायवीय तना पाया जाता है? अरुई और पैसीफ्लोरा में भूस्तरी। हाँ, भूस्तरी। ठीक है, अगला है दूब घास मर्सिलिया में कौन सा तना पाया जाता है? ऊपरी भूस्तरी। हाँ, ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, गुलदाउदी पिपरमिंट में अंतः भूस्तरी तना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो ऐसे तने को क्या कहते हैं? हाँ सही है, इसे वायवीय तना कहते हैं, एरियल स्टीम कहते हैं। ठीक है, बताएगा वायवीय तना के उदाहरण। वायवीय तना गुलाब, अंगूर, नागफनी, रस्कस, कोकोलोवा, ये सब में वायवीय तना होता है। ठीक है, और वायवीय तना का भी रूपांतरण होता है। ठीक है, बताना है नींबू बोगनविलिया में कौन सा स्तंभ होता है? हाँ ठीक है, कंटक, कंटक स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी केजुराइना में कौन सा स्तंभ होता है? ये होता है पर्णकाय स्तंभ। हाँ, पर्णकाय स्तंभ। ठीक है, अगला है सतावर रस्कस में कौन सा पर्त होता है? पर्णाभ, पर्णाभ। हाँ, पर्णाभ पर्त। ठीक है, अलोए और अगेव आदि पौधों में कौन सा रूपांतरण होता है? ये होता है पत्र प्रलिका। हाँ, पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से
निकलने वाले पार्श्व असमान भाग को क्या कहते हैं? पत्ती। हाँ, उसे पत्ती कहते हैं, लीफ कहते हैं। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पत्ती हरा रंग का होता है? ठीक है, क्लोरोफिल, हरित लवक की उपस्थिति के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आकार की दृष्टि से पत्ती के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? पत्राधार, हाँ, पत्रवृंत, पत्रवृंत, हाँ, और पत्र फलक, हाँ, पत्र फलक, पत्राधार, पत्रवृंत और पत्र फलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पत्ती का आधारीय भाग जो पत्रवृंत और स्तंभ को जोड़ता है? ये है पत्राधार। सही है, पत्राधार, लीफ बेस। हाँ, लीफ बेस। ठीक है। अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंठल होता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे पत्रवृंत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ हाँ, अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंठल होता है, हाँ, उसे पत्रवृंत कहते हैं। और जिन पत्तियों में पत्रवृंत होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, सवृंत, हाँ, सवृंत। जैसे आम, पीपल में पत्ता के अंदर डंठल होता है ना? और जिन पत्तियों में पत्रवृंत नहीं होता उसे हाँ, अवृंत, हाँ, अवृंत कहते हैं। जैसे हो गया सर, मक्का वाला हो गया, हाँ, ठीक है, मक्का, गेहूं के पत्ती में अवृंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का हरा, चपटा और फैला हुआ भाग कौन होता है? पत्र फलक, हाँ, पत्र फलक, लेमिना। ठीक है, लीफ ब्लेड कहते हैं उसको, लीफ ब्लेड या लेमिना। ठीक है। पत्र फलक के मध्य में पत्रवृंत से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्रायः एक मोटी सिरा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मध्य सिरा, हाँ, मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन? पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। हाँ, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वह पत्ती जिसका पत्र फलक का कटाव कई स्थानों पर फलक की मध्य सिरा या फलक के आधार तक पहुंच जाता है तथा जिसके फलस्वरूप फलक अनेक छोटे छोटे खंड में बट जाते हैं, क्या कहलाती है? संयुक्त पत्ती, हाँ, कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है। और वह पत्ती जिसका फलक अधिक हो और यदि कटा भी हो तो कटाव कभी कभी मध्य सिरा या पत्रवृत्त तक न पहुंचे, क्या कहलाती है? हाँ, सरल पत्ती, जैसे आम की पत्ती। ठीक है। पत्ती का कार्य क्या है पौधों में? भोजन बना, भोजन बना। ठीक है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है। और पत्ती जो है ट्रांसपायरेशन यानी उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है। ठीक है। कीटभक्षी पौधों में क्या होता है? पिचर और ब्लेड आदि में यह रूपांतरण होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करती है। पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियां कुछ विशेष कार्य संपादित करने हेतु रूपांतरित हो जाती है, जैसे 4-5 गो है। पत्ती का रूपांतरण बहुत ही बार पूछने वाला है एसएससी में क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन। यह है पर्णकंटक और कंटक वाला में काटा हो ये हाँ होता है। प्रनाभ वृंत, हाँ प्रनाभ वृंत, ठीक है, और घटपर्णी और ब्लैडर वर्ट, हाँ ब्लैडर वर्ट, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, पत्ती के किस रूपांतरण में पत्तियां कांटों या सूलों में रूपांतरित हो जाती है? हाँ ठीक है, ये पर्णकंटक है ना, पर्णकंटक जैसे हो गए सर गुलाब, हाँ आर्जीमोन और नागफनी, हाँ नागफनी, नागफनी क्वेश्चन आता था एसएससी में कि नागफनी में जो कांटा रहता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ती का रूपांतरण, हाँ पत्ती का, अभी पता है, पढ़ लिए तब। नहीं सर, कोई भी पेड़ का जो कांटा होता है, हाँ वो रियल मामले में पत्ती होता है, पत्ती का रूपांतरण ही होता है। कोई भी देख लेता है, गुलाब हो, हाँ वो भी पत्ती है, पत्ती का ही रूपांतरण होता ठीक है, इतना तो पता है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत बार एसएससी पूछा है, बहुत बार। यही पूछ देगा भी रामफेली का कांटा है किसका रूपांतरण, कौन पत्ती का, तो खत्म हो जाए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा आएगा तो कंटक, हाँ और वो भी साधारण पूछेगा तो सीधा किसका रूपांतरण है, तो पत्ती का रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूपांतरण में पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडलित रचना में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्णपतान, हाँ पर्णपतान कहते हैं, ठीक है, लीफ टेंड्रिल, ठीक है। जैसे इसमें होता है मटर में, हाँ मटर में पर्णपतान होता है, ठीक है। अगला है, किस रूपांतरण में पर्णवृंत अथवा रेकिस का कुछ भाग चपटा एवं हरा होकर पर्णफलक जैसा रूप ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्णाभ वृंत, हाँ पर्णाभ वृंत कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल पर्णाभ वृंत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस रूपांतरण में पत्ती का पर्णाधार लीफ बेस चौड़ा चपटा एवं हरे रंग का होता है? बहुत फेमस नाम है ये भी, बताइए। ये है घटपर्णी, हाँ पिचर, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, इसका उदाहरण भी है घटपर्णी ही है, ठीक है। अगला बताइएगा, यूट्रिकुलेरिया जैसे जलीय कीटभक्षी पौधे में पत्तियां अनेक छोटे छोटे खंडों में बटी होती है। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैलीनुमा संरचना बनाते हैं। अब प्रत्येक थैली में एक खोखला कक्ष होता है जिसमें एक मुख होता है। इस मुख पर एक प्रवेश द्वार होता है जिससे होकर केवल सूक्ष्म जलीय जीव जलीय जंतु ही प्रवेश कर सकते हैं। यह कौन सा है? शोषण कर लेता ब्लैडर, हाँ सही है, यह है ब्लैडर वर्ट, है ना। थैली या ब्लैडर के अंदर पाचक एंजाइम उन सूक्ष्म जंतुओं को पचा डालते हैं, हाँ पचा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पौधों में अत्यंत महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पुष्प, हाँ पुष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पुष्प प्रायः कहाँ उत्पन्न होते हैं? हाँ पौधे में, हाँ ठीक है, तो शाखाओं, शीर्ष या पत्ती के अक्ष में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबद्ध होता है, इस डंठल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृंत या पेडिसेल, हाँ वृंत या पेडिसेल कहते हैं, ठीक है। अगला है वृंत या पेडिसेल के सिरे पर स्थित चपटे भाग को क्या कहते हैं?
वृंत या पेडिसेल के सिरे पर स्थित चपटे भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुष्पासन। हाँ, पुष्पासन कहते हैं या थैलामस कहते हैं। हाँ, पुष्पासन या थैलामस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन? बिल्कुल सही है, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। पुष्प के किस भाग को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग कहा जाता है? हाँ, बाह्यदल पुंज और दल पुंज दोनों को। हाँ, बाह्यदल पुंज और दल पुंज को। ठीक है, पुष्प का अनावश्यक भाग किसे कहा जाता है? आवश्यक भाग, पुष्प का आवश्यक भाग किसे कहा जाता है? हाँ, पुमंग और जयांग। ठीक है, पुमंग और जयांग को आवश्यक भाग कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नर जननांग कौन है? पुमंग। और मादा जननांग जयांग। ठीक है, जयांग। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जो हरे छोटी पत्तीनुमा संरचना का बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो पुष्प के बाहर का चक्र है, बाह्यदल। हाँ, बाह्यदल पुंज कहते हैं। हाँ, बाह्यदल पुंज कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है, जब ये स्वतंत्र होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? जब बाह्यदल पुंज जो है स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पृथक बाह्यदलीय कहते हैं, पृथक बाह्यदलीय। ठीक है, और जब ये जुड़े रहते हैं तो इसे संयुक्त बाह्यदलीय कहते हैं। हाँ, संयुक्त बाह्यदलीय। ठीक है, और जुड़ा हुआ रहेगा तो संयुक्त बाह्यदल। ठीक है, अगला है, पुष्प का दूसरा चक्र कौन होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है? दलपुंज। हाँ, दलपुंज। ठीक है, दलपुंज जो है यह प्रायः कितने दलों का बना होता है? हाँ, 2 से 6। हाँ, 2 से 6 दलों का बना होता है। ये प्रायः रंगीन होते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है दलपुंज का? ये मुख्य कार्य है परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना। हाँ, परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना दल पुंज का ही मतलब कार्य है ये। ठीक है, हाँ, इसमें भी है, जब दल स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दल स्वतंत्र होते हैं तो उसे कहते हैं पृथक दलीय, और जब वे जुड़े रहते हैं तो उन्हें संयुक्त दलीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प का तीसरा चक्र जो नर अंगों का बना होता है? पुमंग। हाँ, पुमंग। ठीक है, हाँ, अब प्रत्येक नर अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। हाँ, प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, अब पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है। ठीक है, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? ये होता है तंतु या फिलामेंट, परागकोश या एंथर, योजी या कनेक्टिव, है ना, योजी या कनेक्टिव। ठीक है, तंतु या फिलामेंट पहला हुआ, तंतु या फिलामेंट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा है परागकोश या एंथर। हाँ, परागकोश या एंथर, और तीसरा है योजी या कनेक्टिव। हाँ, योजी या कनेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुतंतु पतला सूत्रनुमा भाग होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर में एक द्विपालिका रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए। पुतंतु पतला सूत्रनुमा भाग होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है।
पुंकेसर में एक द्विपालिका रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रागकोश। हाँ, प्रागकोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, प्रागकोश में कितने कोष्ठक होते हैं? प्रागकोश में कितने कोष्ठक? 4। हाँ, कोश में 4 कोष्ठक होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रागपुट। हाँ, प्रागपुट कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताएगा, वास्तविक नर युग्मक कौन होता है? प्रागकण। प्रागकण ही जो होता है वो वास्तविक नर युग्मक होता है, मेल गिमेट होता है प्रागकण। ठीक है, चलिए समाप्त हो गया ये।